एसएससी एमटीएस मैथ्स 2024 के लिए हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और वे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सिलेक्शन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये वीडियो के लिए 15 से 20 मिनट में वे क्वेश्चन लगाएंगे जो उनसे आपके पेपर में जाने के बाद आपके लिए बहुत हार्ड या टाइम टेकिंग होते हैं, उनको बहुत ईजी और सिंपल वे में हम शॉर्ट मेथड से, स्मार्ट अप्रोच से निकालेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दिया है कि दो आदमी ए और बी दोनों अलग अलग क्रम से 9 दिन और 18 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। वे दोनों साथ मिलकर कार्य में लगते हैं करने। कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य बी 15 दिन में पूरा करता है। बताइए ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या अप्रोच होती है, सबसे पहले तो हम उसको डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले पेपर में जाने के बाद हम इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। देखो, आपके पास दो आदमी गिवन है, एक तो हमारा ए है, दूसरा व्यक्ति है बी। ये दोनों काम करते हैं कुछ दिनों तक, साथ काम करने बाद उसके बाद ए छोड़ देता है, बी उसके बाद शेष कार्य को कितने दिन में कर देता है जी। शेष कार्य को 15 दिन में कर देता है बी अकेला। इस कार्य को बी अकेला करेगा कितने दिन तक? 15 दिन तक। अब हमसे पूछा बी ने कितने दिन बाद कार्य बंद किया। तो देखो, ए अकेला करता है 9 दिन में, बी करता है 18 दिन में। तो कहना मतलब है कि ए की कैपेसिटी बी से दुगनी है, यानी कि जितने दिनों में कार्य ए कर सकता है उससे दुगना समय लेता है बी, या फिर बी से आधा समय लेता है ए। तो इन सालों को बनाने के लिए क्या अप्रोच लेते हैं हम पहले देखें। अगर ये बी अकेला इस कार्य को, शेष कार्य को पूरा 18 दिन में करता है तो शेष कार्य 15 दिन में करता है। अगर वो अकेला साझेदारी में ना करता तो यहाँ पे बी अकेला कितने दिन करता? 3 दिन करता। अगर इस यहाँ तक जहाँ पे छोड़कर जा रहा, अगर अकेला ए करता तो ए अकेला कितने दिन में करता? जो काम बी 3 दिन में करता है उससे डबल क्षमता वाला व्यक्ति कितने दिन में करेगा जी? वो करेगा, उसको जब डबल क्षमता है तो आधे दिन हो जाएंगे उसके, यानी कि 1.5 दिन में उसको करता कौन? ए अकेला। और जब दोनों ने मिलकर यहाँ पे कार्य किया होगा, यानी कि ए उस कार्य को कर सकता था 1.5 दिन में और बी कर सकता था 3 दिन में। तो देखो, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो यानी कि कहने मतलब है जो ए अकेला 1.5 दिन में करता है वो इससे भी कुछ और नीचे कम दिन में करता। कहना मतलब वो समय जो आता दोनों का मिलकर ए और बी का, वो 1.5 दिन से भी कम आता। तो 1.5 से कम ऑप्शन अर्थात वह 2 से भी कम, वो 3 से भी कम और 4 से भी कम अर्थात 1। तो यानी कि इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे जल्दी अप्रोच में, अगर एक थोड़ा स्मार्ट वे में हम सोचे इस सवाल को। पर लेकिन जो उसकी बेसिक अप्रोच है, जैसे हम जनरली निकालते हैं, उसको देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे बेसिक में हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मैं ऐसा देखता हुआ आपको बताता हूँ कि कैसे इस बेसिक अप्रोच से हम, जो जनरली अप्रोच हम लगाते हैं सवाल को बनाने की, वो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो देखो, बेसिक अप्रोच सवाल की करने की इसमें हमारे पास क्या है। ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, बी इसी कार्य को करता है जी 18 दिन में। 9 और 18 का हम देखते हैं टोटल वर्क कितना है जो करते हैं 9 और 18 दिन में। टोटल वर्क हो जाएगा उनके पास 18 जी। 18 को भाग करेंगे 9 से, तो एक ही दिन की एक एक कार्य करने की कैपेसिटी पर डे कितनी है जी? 2 यूनिट। और जो बी 18 दिन में करता है वो 18 को अगर 18 से भाग करेंगे तो ए की कैपेसिटी, बी की कैपेसिटी आ जाएगी हमारी एक दिन के कार्य करने की। तो बी, ए कार्य करता है एक दिन में 2 यूनिट कार्य, बी करता है एक दिन में 1 यूनिट कार्य। बी ने अकेले कितने दिन कार्य किया ये देखिए आप, 15 दिन किया। तो बी ने 15 दिन में कितना कार्य किया होगा? जो एक दिन में एक कार्य करता है तो 15 दिन में 15 कार्य करेगा। टोटल कार्य कितना है हमारे पास? 18। अगर 18 में से हम 15 घटा ले तो हमें ये पता लग जाएगा कि साझे में कार्य कितना हुआ। साझे में कार्य हुआ जी 3 यूनिट कार्य ए बी की पार्टनरशिप में आ। ए और बी जब पार्टनरशिप करते हैं तो दोनों एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं? दोनों ए प्लस बी का पर डे कार्य कर सकते हैं दोनों मिलकर। 2 और 1 को जोड़ लेंगे, 2 और 1 का जोड़ हो जाएगा 3, 3 से भाग करेंगे 3 को। तो टोटल कितने समय में पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं? शेष कार्य जो उन्होंने ए और बी ने कार्य किया दोनों ने मिलके, वो कार्य किया था जी दोनों ने मिलके, एक ए प्लस बी ने मात्र एक दिन कार्य किया था। एक दिन के बाद किसने कार्य छोड़ दिया था जी? हमारा ए ने। तो हमसे पूछा था कि ए ने कितने दिन कार्य बाद कार्य काम छोड़ दिया था। तो काम छोड़ा जी ए ने 1 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है कि क्रम से अर्धवार्षिक
और वार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होने पर एक वर्ष में 8% की दर से 1,50,000 की धनराशि पर अर्जित ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हमारा CI कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा सवाल है। इसमें हमारे पास 8% की दर है। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया है कितना, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपये, और हमें बताना जी एक वर्ष के लिए और हाफ ईयरली के लिए। हाफ ईयरली का मतलब 1/2 ईयरली के लिए। आपको पता है कि हाफ ईयरली के लिए अगर हम CI निकाल ले तो वहाँ पे टाइम तो हो जाता है हमारा डबल, और रेट हो जाती है हमारी, वो हो जाती है हाफ। यानी कि टाइम 1 वर्ष है तो 1 का हो जाएगा बढ़ के हमारा क्या 2, और आर जो हमारी 8% है वो घट का हो जाएगी हमारी क्या 4%। अब देखो एक जगह तो हमारी चलेगी ईयरली, तो चलेगी पूरी 8%, और जी आपकी हाफ ईयरली हो जाएगी हमारी 4%। अब 4% को देखेंगे 2 साल बाद कितना CI बना लेती है। 4% के अगर हम टेबल देखते हैं 2 वर्ष में, तो इसके लिए टेबल हमारा है कि x2x प्लस x² बटे 100। x का मतलब परसेंटेज हमारी जो दे रखी सवाल की, तो उसको रख लेंगे यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, और 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 16, और 4 दूनी 8। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 4% 2 साल बाद हमारी बढ़का हो जाएगा CI के हिसाब से 8.16%। यहाँ पे 8%। अब हमें अंतर पूछा है कितना, 1.5 लाख की धनराशि पे अंतर बताना हमें। तो आप 8.16% और 8% में अंतर देखेंगे कितना बन जाएगा हमारे पास 0.16%। बस आपको 1.5 लाख का ये निकाल लेना है 6%, ये निकाल लेना, सॉरी 6 नहीं 0.16%। इसका पॉइंट हटाने के लिए 100 और नीचे लगा लेंगे हम, तो ये चारों की चारों जीरो हमारी कैंसिल हो जाएगी, और चारों की चारों जीरो कैंसिल होने के बाद हम क्या करेंगे 15 गुना 16 करके बताएंगे अंतर। तो 15-16 गुना हो जाएगी हमारे पास 240 रुपये। 240 मेरे पास ऑप्शन सेकंड में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम बेसिक सूत्र नहीं लगाएंगे। 8% 1 साल के लिए आएगी हमारी दर, और हाफ ईयरली के लिए दर हो जाएगी 4%, और टाइम हो जाएगा डबल यानी कि 2 वर्ष। 4% को देखेंगे हम CI के हिसाब से टेबल में, 4% 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 8.16%। तो 8.16% और 8% का डिफरेंस 0.16%। यू 0.16% निकाल लगे जितना हमें अमाउंट दिया है 1.5 लाख का ये अंतर बनेगा दो हमारा हाफ ईयरली, ईयरली 8% के रेट पे। तो इस पे हमारा रुपए जो आ जाएगा डिफरेंस वो आ जाएगा 240 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक गोला है हमारा जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि गोले की त्रिज्या को दुगना कर दी जाए तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। इस क्वेश्चन की अप्रोच आपको करने के लिए कुछ नहीं है, आपको पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है जी। अगर आपको गोले पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं, उसका क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब आप उसको r की वैल्यू नहीं निकालनी, कैसे स्मार्ट अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए जब हमारी r को डबल किया जाएगा, r को डबल किया जाएगा, ये r हमारी बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी, 4π सेम रहेगा, चेंज होगा r, तो r का बनेगा 2r, और 2r का जब हम स्क्वायर करेंगे तो r जो हमारी होगी वह हो जाएगी 4r स्क्वायर। तो यानी कि जो हमें पहले दिया है उसका जो क्षेत्रफल पहला था, अगर हम त्रिज्या दुगनी करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 4 गुना। तो बस आपको क्या करना, जो 5544 गिवन है उसमें बात मात्र 4 की गुना कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा नया। 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 पंजे 20 और 2 22, तो 22,176 हमारा नया क्षेत्रफल आ जाएगा जब हम गोले की त्रिज्या को क्या करेंगे दुगना। अगर यहाँ पे 3 गुना कहता है त्रिज्या करने को, तो फिर आप क्या करते कि 3r का स्क्वायर करके जो भी हमें पुराना क्षेत्रफल दिया था उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9 की। आपको इसकी r निकालने की जरूरत नहीं है, जितना गुना कर रहा उतना ही r में गुना कर दीजिए। उसका स्क्वायर में फॉर्मूले में आपके पता कि 4π सेम रहना अनचेंज, बाकी चेंज होना r में होना। जितनी गुनी r होगी उसका स्क्वायर करके जितना गुना हमारे निकल के आएगा उसकी गुना हमारे पुराने वाले क्षेत्रफल में करने के बाद नया क्षेत्रफल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए और काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन में आता है हमारा। नाविक कोई नाव चलाकर 6 घंटे में 36 किलोमीटर तो जाता है अनुकूल धारा के, और धारा के प्रतिकूल जाता है 24 किलोमीटर की दूरी।
और ये 24 और 36 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेता है। फिर सेम कंडीशन दे रखी कि अनुकूल तो जाता है 24 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल जाता है जी वो आपका इसमें 36 किलोमीटर। यहाँ पे मिसप्रिंट है, मैं बता रहा, यहाँ पे प्रतिकूल हो जाएगा 36 किलोमीटर, यहाँ पे 36 किलोमीटर। अब ये पूछा तो 6.5 घंटे में जाता है। तो धारा की चाल पूछी हमसे, धारा की चाल क्या होगी। तो देखो पहले लाइन से हम क्वेश्चन को बना लेंगे। अनुकूल हमारी जब चाल होती है तो आपको पता है अनुकूल जब चाल बनती है तो उसमें हमारा अगर सांस जल में चाल x है और धारा का वेग y है तो दोनों को जुड़ जाती है। प्रतिकूल में हमारा क्या होता है, सांस जल की चाल और धारा का वेग में दोनों में अंतर ले लेते हैं हम, क्या करते हैं x माइनस वाई कर लेते हैं। अब आपको पता है कि प्रति अनुकूल तो का है वो कितना किलोमीटर, 36 किलोमीटर। तो अनुकूल तो का 36 किलोमीटर, दूरी बटे अगर हम चाल कर दे तो समा जाएगा। यहाँ पे प्रतिकूल का है कितने किलोमीटर, 24 किलोमीटर, और दोनों में कितना जोड़ है हमारा घंटे का, 6 घंटे का, 6 आवर लिए। अब इसको करने की एक ट्रिक है हमारे पास, बड़े ध्यान से देखना इसको। जो प्रतिकूल का हमारा किलोमीटर है उस किलोमीटर को भाग करने के लिए हम ऐसी संख्या सोचेंगे जो दिए गए सवाल के समय से ज्यादा हो, यानी कि वह संख्या 6 से अधिक हो, यानी कि 6 से अधिक हो। तो 6 से अधिक कौन सी संख्या है जो प्रतिकूल की दूरी को भाग कर देगी। तो इससे बड़ी संख्या, 6 से बड़ी संख्या हमारी 8 होगी। अगर मैं x माइनस वाई 8 रख लेता हूँ, यानी कि 8 अगर इसका मान रख लेता हूँ x माइनस वाई का, तो यहाँ पे कितना समय लगेगा 24 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में, 3 आवर्स। टोटल टाइम मेरा कितना लग रहा है, 6 आवर्स। तो इधर कितने के लिए, अनुकूल के लिए कितना टाइम बच गया मेरे पास, 3 घंटे बच गया। चाल मुझे कितनी रखनी पड़ेगी, 36 किलोमीटर। अगर मुझे 3 घंटे में जाना तो 36 को अगर मैं 3 से भाग कर दूँ, 36 को अगर मैं 3 से भाग कर दूँ तो मुझे x प्लस वाई का मान आ जाएगा। 36 को अगर 3 से भाग करता हूँ तो मेरा 12 आता है, यानी कि x प्लस वाई तो मेरे 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएंगे, और जी x माइनस वाई हो जाएगा मेरा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे धारा का वेग निकालना, तो धारा का वेग निकालने के लिए मैं क्या बोलूँगा, अब धारा के अनुकूल चाल, जो धारा के अनुकूल मेरी चाल है वो कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल मेरी चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा सांस जल का चाल। मुझे निकालना धारा का वेग, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इनमें अंतर लेना पड़ेगा, यानी कि 12 माइनस 8 करना पड़ेगा, उसका हाफ करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अंतर 4 होगा, 4 का हाफ हो जाएगा मेरे पास कितना, 2। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा किसका वेग है, जहाँ पे वह नदी है उसका बहाव है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा जी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मुझे पूछता सांस जल में चाल तो मैं क्या करता, सांस जल चाल निकालने के लिए 12 प्लस 8, यानी कि धारा के अनुकूल चाल, धारा के विपरीत चाल, दोनों का जोड़ और उनका बटे 2, तो ये हो जाता 20, और 20 का मेरा हाफ हो जाता क्या हमारा 10। तो सांस जल की चाल अगर हमें से पूछी जाती तो उसके लिए आंसर होता 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है जी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है। सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से आप पढ़े पूरा क्वेश्चन को, फिर इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ। बहुत जस्ट 5 सेकंड में इस क्वेश्चन आपको निकाल दोगे। फिर उसका मैं बेसिक बताता हूँ कि बेसिक तरीके से हम कैसे करेंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1980 रुपये है, जो अगर 1980 में बेच दिया जाए, जो लाभ हमारा प्रतिशत होगा, उसी वस्तु को अगर 1620 में बेचा जाए तो वो हानि प्रतिशत के बराबर होगा। अर्थात जितना लाभ हमारे 1980 पे % में, उतना ही हानि 1620 रुपये बेचने से होती है। तो उसने पूछा 15% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो अगर 5 सेकंड में देखें इस क्वेश्चन का आंसर, तो देखो ये जो हमारे पास 15% लाभ का है, 15% लाभ का है, तो इसको हम क्या करेंगे 100 में जोड़ लेंगे। 15% जब लाभ होता है 100 में ऐड करते हैं, और जो हानि होती है तो उसे घटाते हैं। तो ये हो जाएगा 115%, और 115 बटे हम 100 कर देंगे तो उसका फ्रैक्शन हो जाएगा 23/20। अब आप देखिए 23/20 से कौन सी ऑप्शन डिवाइड होती है, ना फर्स्ट होती, ना थर्ड होती, ना ही फोर्थ होती, जो होती है 23 से कंप्लीट डिवाइड होती है 2070। तो मेरा आंसर ये तो होगा मेरा 5 सेकंड का आंसर। कि आप ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे लास्ट में लाभ 15% का, तो देखो 100 में ऐड करो 15, 115 के फ्रैक्शन में जो आपका अंश है, अंश वाली संख्या, तो देखो कौन सी संख्या कंप्लीट कट रही, वही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी अप्रोच क्या है सवाल की बेसिक बनाने की,
मेरे पास क्रियामूल सीपी मैंने माना, जो भी मेरे पास सीपी होगा XYZ, मुझे नहीं पता क्या है, मैंने यहाँ पे बीच में रख लिया ये सीपी। अब जितना से पहले बेचूंगा कम करके वहां पे हानि होगी, और हानि मेरी होती है जब मैं 1620 में बेचता हूँ। लाभ जब होगा जब मैं उसको आगे बढ़ा के बेचता हूँ, उसका रेट में प्लस करता हूँ सीपी में, और जब सीपी में लेस करता हूँ जब मुझे हानि होती है। यहाँ पे मुझे हानि है और उधर मेरे पास क्या है, लाभ है। और मेरे पास लाभ का यहाँ पे कितना रुपया दिया है, 1980। तो जितना लाभ है उतनी हानि है। तो ऐसे केस में अगर मुझे उतना ही लाभ उतनी हानि है और मुझे क्रय मूल्य निकालना हो, तो मैं लाभ और हानि का जो सीपी दे रखा, एसपी दे रखा, उन दोनों को जोड़ के हाफ कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि सीपी आ जाएगा मेरे पास। तो 1620 में मैं ऐड करूंगा 1980, इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरा ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3600। 3600 मेरे पास इनका सम हो जाएगा दोनों का, 3600 का मैं करूंगा हाफ, और 3600 का हाफ हो जाएगा 1800। तो 1800 मेरा हो जाएगा इन दोनों का बीच, इन दोनों का बीच का मतलब सीपी यानी कि क्रय मूल्य मेरा। अगर मेरा क्रय मूल्य 1800, यार मुझे 15% का लाभ पे बेचनी है, तो मैं 1800 का 15% देखो कितना बनेगा, तो वो मेरा लाभ के रूप हो जाएगा, और उसको मैं ऐड कर दूंगा 1800 में। तो 15 की 18 गुना करके 18 पंजे 90 बच गए 9, 18 कम 18, 18 और 9 हमारे पास हो जाएगा 27, 270 का लाभ मुझे हो जाएगा। अगर मैं 1800 की वस्तु 15% के लाभ पे बेचूं तो लाभ के रूप में हो जाएगा 270। तो 1800 में मैं ऐड कर दूं, क्रय मूल्य में 270 रुपये का लाभ चाहिए, तो मुझे बेचनी होगी वस्तु वह 2070 रुपये में। 2070 मेरा कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। तो सवाल करने की अप्रोच स्मार्ट अप्रोच भी है हमारी। बेसिक अप्रोच अगर मैं लगाता कि लाभ कब होता है, विक्रय माइनस क्रय, हानि कब होती है, क्रय माइनस विक्रय, तो वो बहुत लेंथी हो जाता। ऐसा नहीं, हमें बहुत स्पीड में एसएससी जीडी में हमारे पास 80 क्वेश्चन होते हैं घंटे के लिए। अगर हम डिटेल से क्वेश्चन निकाल लेंगे तो टाइम एक ही सेक्शन में चला जाएगा। जीके, रीजनिंग और अपन हिंदी या इंग्लिश करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो हमें थोड़ी अप्रोच अपनी स्मार्ट रखनी पड़ेगी, जो 20 से 25 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर लेकर आए। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगले क्वेश्चन में मुझे पूछा है कि 8 गुना 6 गुना 6 इकाई के आयाम वाले घनाभ से 0.5 गुना 0.5 के यानी कि 0.5 के आयाम वाले छोटे छोटे घन काटे जाते हैं। बड़े घन में से कितने छोटे घन काटे जाएंगे। अगर किसी ने क्यूबॉइड पढ़ा होगा घन घनाभ के, तो हम क्या करते हैं, बड़े घनाभ से जो बड़ा घनाभ है उसका आयतन निकाल लेंगे। घनाभ का आयतन बटे छोटे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन यानी कि जो हमारे पास बड़ा घनाभ है, बड़ा घनाभ का आयतन बटे बड़े छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। इससे हमारे एक संख्या आ जाएगी, घनाभ के संख्या टोटल कितनी बनेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 यानी कि घनाभ का जो हमारा आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये मेरी होती है यार, घनाभ का हमारा आयतन होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि ए हमारी भुजा है तो उसका क्यूब कर दूंगा तो मेरे पास घनाभ का आयतन हो जाता है, आयतन यानी कि भुजा का क्यूब। तो यहाँ पे मेरी भुजा है 0.5 0.5 और 0.5, ये इसकी माप है। तो इनका पॉइंट हटाने के लिए 0 में ऊपर बढ़ा लूंगा, इनकी सभी पॉइंट रिमूव हो जाएगा, और मैं इनको काटूंगा तो 16 पंजे 80 और यहाँ से 12 पंजे 60 और यहाँ पे 12 पंजे 60, 12 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 144 की गुना करूंगा किसके साथ, 16 के साथ। 16 चौका 64 का 4 का, 16 चौका 64 64 और आपका 6 70 हासिल लग गए 7, 16 कम 16 16 7 हो जाएगा 23। तो टोटल छोटे घनाभ कितने बनेंगे, 2304, जो कि हमारी ऑप्शन सेकंड है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जहाँ कोई बड़ा घनाभ दिया है उसको छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो उनको छोटे घनों की संख्या पूछी जाए कितने बनेंगे, तो बड़े घनाभ का आयतन बटे छोटे घन का आयतन को भाग, अगर हम बड़े घनाभ हमारे पास है उसका टोटल आयतन को एक छोटे घनाभ के आयतन से भाग कर देंगे तो उनकी टोटल हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे कि छोटे छोटे घन कितने बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
मध्यानुपाती है, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए संख्या में देता है, पर लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें संख्या ट्रिकी दे रखी। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए हमारे पास अच्छा बेस होना चाहिए। अगर अच्छा बेस है तभी हम इस सवाल को बना पाते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास 3 माइनस 2 √2 का होल स्क्वायर का मध्यानुपाती हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। मध्यानुपाती का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर 2 नंबर है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का वर्गमूल। हमारे पास 2 नंबर जो है वो है 3 प्लस 2 √2 और इसको हम स्क्वायर दिया है, और उधर दिया है हमारे पास 3 माइनस 2 √2, इसका भी हमें स्क्वायर दिया है। तो यानी कि अपना में ये हमारे स्क्वायर है, यानी कि इनका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा 3 प्लस 2 √2, और इधर से आ जाएगा हमारा निकल के 3 माइनस 2 √2। तो ये निकलने के बाद देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये ए का स्क्वायर होगा, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा। इनको क्या होता है, इनके साथ जब हम ओपन करते हैं फॉर्मूले को, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे हमारे ये गिवन है इस फॉर्मेट में, और इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेट में। तो ये हमारा ए का मान है, ये हमारा बी का मान है। तो हम क्या करेंगे, ए के लिए तो कर देंगे हम क्या 3 का स्क्वायर, और बी के लिए कर देंगे माइनस का 2 √2। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ से मेरे पास निकलेगा क्या 9, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, √2 से 2 में करेंगे गुना, रूट हट जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8 9। तो कहने का मतलब 9 में से हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या 1, और 1 ही इसका क्या हो जाएगा मध्यानुपाती। और 1 कौन सी ऑप्शन में, हमारी चौथी ऑप्शन में। तो आज के टिपिकल क्वेश्चन जो आपके SSC GD MTS में आते थे, टाइम टेकिंग है, उनको हमने सोल्व किया। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 3rd के लिए मिलते हैं फिर जल्दी ही।